हाय एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स डिबेंचर्स में। हमारा यूनिट डिबेंचर्स है बट चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो रिडम्पशन का मीनिंग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिडम्पशन का क्या बेसिक मीनिंग रिडम्पशन का क्या होता है कि जब डिबेंचर्स की लाइफ पूरी हो जाए, डिबेंचर्स की लाइफ क्या होती है, पूरी हो जाती है, उस टाइम क्या करती है कंपनी, उस टाइम कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देती है डिबेंचर की, जितना उन्होंने एग्री किया था आपस में। और डिबेंचर होल्डर जो होता है वो डिबेंचर्स वापसी कर देता है। वापस मतलब कि वो ही सीजेज टू बी डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, मीन्स अब वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी ने उसके डिबेंचर के अगेंस्ट जो भी पेमेंट थी वो पूरी कर दी है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर की लाइफ पूरी हो गई है, यानी कि डिबेंचर्स आपके क्या हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। ठीक है, तो अब जब हम सिंस डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक डिबेंचर है जो 100 रुपये बनेंगे, लैक्स में डिबेंचर्स होते हैं, थाउजेंड्स में डिबेंचर्स होते हैं, तो इतनी सारी पेमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो यहीं से हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन, की जो हमें रिडम्पशन करनी है उसके लिए पैसे के हमारे क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो पहला सोर्स हमारा है, हम रिडम्पशन कहाँ से करें, अगर कैपिटल से कर सकते हैं या हम रिडम्पशन कर सकते हैं प्रॉफिट्स में से। तीसरा ऑप्शन है कि हम कुछ पार्ट कैपिटल में से रिडीम कर दें और कुछ पार्ट हम प्रॉफिट में से रिडीम कर दें। ओके, सो जब हम कैपिटल में से रिडीम करते हैं ना, अगर व्हेन वी आर डूइंग रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, तो एक कॉन्सेप्ट होता है डीआरआर का। डीआरआर की फुल फॉर्म होती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या होता है ना, जब भी कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करती है तो कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है कि कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? क्यों डीआरआर में पैसा होगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स जो है, कंपनी का जो उस करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं होंगे। तो लेकिन जब कंपनी अगर कैपिटल में से ही रिडीम कर रही है तो प्रॉफिट्स का पैसा तो कंपनी यूज नहीं कर रही। तो जब कंपनी कैपिटल में से रिडीम करती है तो कंपनी को डीआरआर क्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आई रिपीट माय पॉइंट, जब भी कंपनी कैपिटल में से रिडम्पशन करती है तो कंपनी को डीआरआर के क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कंपनी रिडम्पशन कर रही है प्रॉफिट्स में से, जो कि हमारा सेकंड सोर्स था, तो कंपनी के लिए सॉरी, डीआरआर क्रिएट करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, अगर कंपनी क्या कर रही है, अपना रिडम्पशन कहाँ से कर रही है, प्रॉफिट्स में से कर रही है, तो कंपनी के लिए डीआरआर क्रिएशन क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। और कितना डीआरआर क्रिएट करेगी कंपनी, जो डिबेंचर कंपनी के आउटस्टैंडिंग हैं उनका 100% अमाउंट कंपनी डीआरआर में ट्रांसफ़र करेगी। डैट मीन्स अगर डिबेंचर 1 लाख रुपए के कंपनी के पास है तो 1 लाख रुपीज़ पूरे के पूरे कंपनी पहले क्या करेगी, डीआरआर में ट्रांसफ़र करेगी। और अगर तीसरा केस क्या था कि कंपनी कैपिटल में से भी रिडम्पशन कर रही है और प्रॉफिट्स में से भी रिडीम कर रही है, तो जितने डिबेंचर्स कंपनी कैपिटल में से रिडीम करेगी उतनों के लिए तो कंपनी को डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना शेयर कंपनी प्रॉफिट्स में से रिडीम करेगी उतने ही डिबेंचर्स के बराबर का अमाउंट कंपनी क्या करेगी, डीआरआर में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, अब सुनो, देखो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो सेबी क्या कहता है, सेबी बोलता है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज का क्या मतलब होता है, लिस्टेड कंपनीज का क्या मतलब हुआ बताओ आप। लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका नाम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में दर्ज हो, मतलब जिनका नाम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में हो, वो कंपनीज कौन सी हमारी होती हैं, लिस्टेड कंपनीज। तो जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक चीज़ देखो, लिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और डीआरआर कहाँ पे नहीं बनता, डीआरआर कहाँ नहीं बनता, जब हम रिडम्पशन कहाँ से करते हैं, कैपिटल में से करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि लिस्टेड कंपनीज को जब डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है
तो डैट मीन्स लिस्टेड कंपनीज कैन रिडीम होल ऑफ देयर डिबेंचर्स फ्रॉम कैपिटल। क्यों? क्योंकि जब हम कैपिटल में से रिडीम कर रहे हैं तो हमें डीआरआर बनाने की तो भी ज़रूरत नहीं होती, और ये हमारी लिस्टेड कंपनी है तो हम क्यों जाके प्रॉफिट में से रिडीम करें? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स में से रिडीम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनीज के लिए तो वैसे ही कंपलसरी नहीं है, तो डैट मीन्स लिस्टेड कंपनी अपने सारे डिबेंचर्स कैपिटल में से रिडीम कर सकती हैं। ओके, अब बात आती है अनलिस्टेड कंपनीज की। देखो, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या कंपल्शन होती है कि डीआरआर कितना होना चाहिए? डीआरआर शुड बी मिनिमम 10% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। दैट मीन्स कि अगर कोई कंपनी ए लिमिटेड है एंड इट इज अनलिस्टेड, ठीक है, तो इसके मान लीजिए ₹1 लाख के डिबेंचर जो हैं आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ए लिमिटेड जो अनलिस्टेड है उसके 1 लाख रुपए के डिबेंचर उसको रिडीम करने हैं। तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या कंपल्शन है कि डीआरआर में 10% आपका कंपल्शन ट्रांसफर अमाउंट होना चाहिए। तो डैट मीन्स 10,000 रुपीज आपको डीआरआर में बनाने ही है। तो बाकी का 90,000 तो ये वाली कंपनी कहाँ से रिडीम कर देगी? ये अमाउंट कंपनी कैपिटल से रिडीम करेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल में रिडीम करने में क्या होता है? डीआरआर की ज़रूरत नहीं होती है। 10,000 रुपीज़ इसको कंपल्सरी डीआरआर में डालने ही पड़ेंगे। तो ये 10,000 कंपनी कहाँ से रिडीम करेगी? ये 10,000 रुपीज़ कंपनी कहाँ से यूज़ कर लेगी? प्रॉफिट में से कर लेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जब बोलेगी कि मुझे 10,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स प्रॉफिट में से रिडीम करने हैं, तो 100% अमाउंट आपको डीआरआर में भी डालना पड़ेगा, जो कि 10,000 आपका डीआरआर में डल जाएगा। और अनलिस्टेड है तो इसलिए भी डालना पड़ेगा। तो कोई कंपनी जो अनलिस्टेड है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 10% की। तो जो अनलिस्टेड कंपनी होगी 90,000 तो कैपिटल में से रिडीम कर लेगी और 10% कंपनी कहाँ से रिडीम करेगी? प्रॉफिट में से। लेकिन अगर यही कंपनी लिस्टेड कंपनी होती तो उसको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो सारा का सारा अपना डिबेंचर्स कहाँ से रिडीम कर सकती थी? कैपिटल में से रिडीम कर सकती थी। अब एक चीज़ और देखिए, जो सेबी एक और चीज़ बोलता है कि डीआरआर कहाँ पे कंपल्सरी है, डीआरआर कहाँ बनाना है? डीआरआर विल बी क्रिएटेड ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब जो डिबेंचर्स फर्दर किसी और डिबेंचर में या किसी और शेयर में कन्वर्ट नहीं होने, वहां पे डीआरआर का बनाना कंपल्सरी है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या किसी भी डिबेंचर का नॉन कन्वर्टेबल हिस्सा, शेयर, यहाँ पे शेयर मतलब हिस्सा, नॉन कन्वर्टेबल शेयर को आपको के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीआरआर कंपल्सरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी कंपनीज को एग्जाम्पशन है डीआरआर बनाने के लिए? ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम डीआरआर की कौन कौन सी, किस टाइप की कंपनीज को छूट मिलती है कि वो डीआरआर बनाने की जरूरत उनको नहीं है। देखो, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, उनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनको भी दे आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। देन जो भी क्या होता है, रिजर्व बैंक के पास जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं नॉन बैंकिंग, देखो बैंकिंग कंपनीज कोई भी हो, किसी को भी डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन बैंकिंग कंपनी है लेकिन वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है तो भी उसको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जो रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको भी डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और लिस्टेड कंपनीज हम पहले ही कर चुके हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं दे आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। और अगर हम अनलिस्टेड की बात करें तो अनलिस्टेड में क्या होता है, 10% कंपल्सरीली प्रॉफिट में से रिडीम करना पड़ेगा, बाकी 90% जो है आप कैपिटल में से रिडीम कर सकते हो।
ठीक है, आई होप एग्जाम्पशन वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक रूल और देखो, मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंपनी को डिबेंचर रिडीम करने हैं, ठीक है, कोई भी एक कंपनी को डिबेंचर रिडीम करने हैं 31 अक्टूबर 2018 को डिबेंचर रिडीम करने हैं। कितने रुपए के? 20 लाख रुपीस के डिबेंचर जो हैं कंपनी को रिडीम करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? इसके पहले वाली 30 अप्रैल, देखो 31 अक्टूबर 2018 से पहले 30 अप्रैल कब आएगी? इसके पहले 30 अप्रैल आ जाएगी 2018 में, राइट। तो जिस तारीख को डिबेंचर्स रिडीम होने हैं उसके पहले वाली 30 अप्रैल 2018 को या इससे पहले कम से कम 15% अमाउंट कंपनी को कहीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि 20 लाख का 15%, यानी कि कम से कम 3 लाख रुपीस का अमाउंट कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कब तक? 30 अप्रैल 2018 को या इससे पहले। क्यों? ताकि जब हम रिडीम करें ये हम सिक्योरिटीज का अमाउंट यानी कि सेल कर सके, तो जो भी हमें प्रॉफिट होगा या जो भी हमें इन पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो हमारा पैसा कहाँ यूज हो जाएगा? रिडम्पशन में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सारे हमें रूल्स थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर हो गया। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जब कंपनी कैपिटल में से रिडीम करती है तो हमें डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब रिडम्पशन प्रॉफिट में से होता है तो जितने डिबेंचर्स प्रॉफिट में से रिडीम हो रहे हैं पूरा का पूरा 100% के बराबर का अमाउंट डीआरआर में जाएगा। सेबी क्या कहता है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो अपने सारे डिबेंचर्स जो हैं कैपिटल में से रिडीम कर सकती हैं। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज को कम से कम 10% अमाउंट डीआरआर में बनाना ज़रूरी है। दैट मीन्स उनको कम से कम 10% अमाउंट प्रॉफिट में से रिडीम करना ज़रूरी है। रिमेनिंग 90% वो कैपिटल में से रिडीम कर सकते हैं। अब कैपिटल में से रिडीम कर रहे हैं तो उनको डीआरआर 90% वाले अमाउंट के लिए कंपल्शन नहीं बनेगा। और से भी क्या कहता है कि डीआरआर केवल कहाँ क्रिएट होगा? डिबेंचर्स के नॉन कन्वर्टेबल हिस्से पर, राइट। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पशंस पढ़े कि बैंकिंग कंपनीज को या आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इन सबको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक और रूल हमने क्या किया कि जिस डेट को डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उस डेट से पहले वाले 30 अप्रैल को कंपनी को कम से कम डिबेंचर्स का 15% अमाउंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा लिमिटेड जो कि अनलिस्टेड कंपनी थी, अनलिस्टेड मतलब कि 10% तो उसको कंपल्सरीली प्रॉफिट में से रिडीम करना पड़ेगा और 90% उसकी चॉइस है, वो कैपिटल में से रिडीम करेगी। उसके पास 10,008% डिबेंचर्स थे, 100 का एक था। उनकी रिडम्पशन होनी थी 31 मार्च 2018 और डीआरआर में उस समय बैलेंस था 40,000 का। ठीक है, 31 मार्च 2017 को ये डिसाइड किया कि जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हम इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो इन्वेस्ट कब करना होता है? 30 अप्रैल को। तो 31 मार्च 2018 को डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, तो इसके पहले वाली 30 अप्रैल कब आएगी? इसके पहले 30 अप्रैल आएगी, 30 अप्रैल 2017 को आएगी, राइट। तो 30 अप्रैल 2017 को हम क्या करेंगे? 15% अमाउंट ऑफ कितना हो जाएगा? 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक है, तो 10 लाख रुपीज़ का 15% हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद रिडम्पशन डेट पे इन्वेस्टमेंट जो है बेच दी गई 104% पे, लेस उसमें हम कमीशन माइनस कर देंगे और आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मैं सीधे बुक में से समझा देती हूँ बिकॉज इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम डीआरआर में अमाउंट डालेंगे। डीआरआर में कितने परसेंट कंपलसरी होता है? 10%। तो जितना मिनिमम है उससे ही चलेंगे जब तक क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली मेंशन ना करे। तो 10 लाख डिबेंचर है इंटू 100 तो कितना हुआ? 10 लाख हो गया। ठीक है, 10,000 डिबेंचर, सॉरी 10 लाख का कितना? 10%। 10 लाख का 10% हमारा कितना होगा? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ हमें डीआरआर में डालने हैं
और हमारे पास पहले से ही 40,000 रुपीज़ DRR में है, तो अब हम DRR में कितना पैसा डालेंगे? 60,000 रुपीज़। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये हमने क्या किया, पहले वाली 31 मार्च को हम डाल रहे हैं, 31 मार्च 2017। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट की डेट आएगी 30 अप्रैल 2017। तो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, तो हम अमाउंट डेबिट करेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया बैंक अकाउंट। कितना? देखो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे और 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है, तो 10 लाख का 15% कितना? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, फिर 31 मार्च 2018 को क्या किया गया? 31 मार्च 2018 को हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी 104% में, उसमें से 5% कमीशन हम माइनस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपने कितने में परचेज की थी? 1.5 लाख में। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1.5 लाख का पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? 104%, ये आ जाएगा आपका 1,56,000। अब इसमें से आप 5% कमीशन माइनस कर दोगे, 1,56,000 का 5%, दैट मीन्स 780 रुपीज़ आप माइनस कर दोगे। तो आपको पैसा कितना टोटल आया? 1,55,220, क्योंकि ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा ना। बदले में इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की गई? 1,50,000 की बदले में आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई, तो बाकी बचा आपका क्या हो गया? बाकी बचा आपका प्रॉफिट हो गया। और ये वाला प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट हम यहाँ पे देखो, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हुआ, ट्रांसफ़र करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। फिर आप क्या करोगे? डिबेंचर रिडीम करोगे। क्वेश्चन ने मेंशन कुछ नहीं किया, तो पार पे रिडीम्ड है, तो इसकी एंट्रीज हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10 लाख। अब ये वाली एंट्री देखो, दिस इज अ न्यू एंट्री। ये क्या होता है ना बेटा, जैसे हम टोटल DRR में अमाउंट जब हम क्रिएट कर देते हैं, फिर जब हमारा रिडेम्पशन पूरा हो जाता है तो हम DRR के अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, जितने का हमारा DRR था। हमारा DRR टोटल कितने का था? 1 लाख। तो ये हमारा सारा का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? जनरल रिजर्व में। जब DRR क्रिएट हुआ था तो वो क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। DRR जब क्रिएट हुआ तो क्रेडिट हुआ था, और जब वो बंद हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री होगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज़। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जनरल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाएगा? जितने डिबेंचर हमारे रिडीम हुए हैं उस हिसाब से। यहाँ पे पूरे डिबेंचर रिडीम हो गए और पूरे के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लाख रुपीज़ DRR में टोटल था, तो टोटल 1 लाख चला गया। मान लो रिडीम 50% डिबेंचर होते तो हम 50,000 ही ट्रांसफ़र करते। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जनरल रिजर्व में रिडम्पशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट जाएगा। जितने परसेंटेज डिबेंचर रिडीम हुए हैं उतना ही परसेंटेज DRR का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जितने परसेंट, नोट डाउन कर लीजिए, जितने परसेंट ऑफ डिबेंचर रिडीम हुए हैं उतना ही परसेंट DRR का जनरल रिजर्व में जाएगा। अगर 50% डिबेंचर रिडीम हुए हैं तो 50% ही DRR का अमाउंट, मतलब DRR का 50% ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो आज हमने सारा का सारा थ्योरी डिस्कस किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। एक बार डिफिकल्ट लगेगा, 1-2 बार देखो डिफिकल्ट लगता है, फिर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इट विल गेट क्लियर। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।